सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वही आपका टारगेट 30 नंबर। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ बता दूं, उसके लिए मैं थोड़ा आपका समय चाहूँगा। देखिए, बार बार मैं जब भी कॉमन चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो मैं ये बात आपसे बता भी रहा हूँ, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 इसमें है कॉस्ट मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और ये है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉमन, मार्जिनल, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, बजट, बजट। मॉड्यूल में कोई चेंजेस, नो चेंजेस। मार्जिनल में यहाँ पे फार्मूला बेस पूछ लेता है, कभी कभी एप्लीकेशन भी पूछ लेता है। यहाँ पे फार्मूला बेस भी पूछता है, एप्लीकेशन भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, मैंने पढ़ा दिया है। स्टैंडर्ड में क्या है मैटर? स्टैंडर्ड में ग्रुप 1 में मटेरियल और लेबर, और ग्रुप 2 में कुछ भी मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। बजट का तो खैर आपको क्लियर है। इनका क्या स्टेक है भाई? कम से कम 30 नंबर। इनका क्या स्टेक है? कम से कम 20 से 25 नंबर ये आपको देते हैं, 3 चैप्टर मिलकर। इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह भी जोड़ दीजिए। तो अगर आपको, जैसे मैं, सॉरी उल्टा हो गया, उल्टा हो, यहाँ पे कॉस्ट है, यहाँ पे कॉस्ट मैनेजमेंट एंड एफएम है, ठीक है। अब यहाँ का जो स्टेक है वो 30 नंबर है, यहाँ का स्टेक है 20 से 25 नंबर। और अगर मान लीजिए, मैं ग्रुप 1 वालों की बात कर रहा हूँ, अगर उन्होंने ये 30 नंबर तैयार रखा है, इजी है। मॉड्यूल के ही क्वेश्चंस आपको रटने, स्कैनर के क्वेश्चन ही आपको करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये 30 नंबर आपने क्लियर रखा है अपना। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट 8 नंबर। प्रोसेस में 3 चीज़ें हैं, नॉर्मल, बाई प्रोडक्ट, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला, ठीक है। फिर उसके बाद ऑपरेटिंग, कॉस्ट शीट या रिकंसिलिएशन आना कंपलसरी है, 8 नंबर। 8 और 8 16 सॉरी, ऑपरेटिंग 7 नंबर या 8 नंबर, मैं 8 लेके चल रहा हूँ। कितना हो गया? 24। उधर से कितना हुआ? 30। कितने हो गए आपके? 54 प्लस शॉर्ट नोट 15 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव 25, कितने हो गए? 40। टोटल मार्क्स कितना हो गया भाई? 94। क्लियर है? अब हम थोड़ा सा ग्रुप 2 की बात कर लें। ग्रुप 2 में ये हो गया बजट, मार्जिनल, स्टैंडर्ड। पास, 50 मार्क्स आपके कवर अप हो गए, क्योंकि बाकी रिमेनिंग क्या बचे? शॉर्ट नोट बचा 12 नंबर का, और 12 नंबर के ही आपके क्या हो जाएंगे? ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। क्लियर हो गया आपका? तो बहुत इजी है आपको ये चैप्टर आपके लिए। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बेसिकली है क्या? पहले तो हम थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो है, इसके नाम से ही थोड़ा सा लग रहा है स्टैंडर्ड। क्या है भाई स्टैंडर्ड? कैसा स्टैंडर्ड? इसके नाम से ही थोड़ा सा लग रहा है स्टैंडर्ड। कैसा स्टैंडर्ड? किस चीज का स्टैंडर्ड? ये क्या हो रहा है? सही है, अपने आप ही वाइप हो जा रहा है। तो अब आप ऐसे समझिए, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग
जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया कॉस्टिंग, तो इससे तो आपको ये पता चल गया होगा ना कि कॉस्ट की कोई टेक्निक होगी। अब यहाँ पे दूसरी जो पहला वर्ड है वो क्या है, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड से आप क्या समझते हो? उसका बड़ा स्टैंडर्ड है, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, उस कॉलेज का बड़ा स्टैंडर्ड है, ICMAI का बड़ा स्टैंडर्ड है, सीमा का एक अपना स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड क्या है? बेसिकली स्टैंडर्ड सेट करता है ना कोई। स्टैंडर्ड क्या है? स्टैंडर्ड हम सेट करते हैं और हम अपने परफॉर्मेंस को उस स्टैंडर्ड से मैच कराने की कोशिश करते हैं। कॉस्टिंग में क्या होता है? कॉस्टिंग में जब आप बजट बनाते हो, बजट आपको मैं पढ़ा चुका हूं ना। कॉस्टिंग में क्या है कि जब आप बजट बनाते हो तो बजट बनाते समय आप क्या सेट करने की कोशिश करते हो? आप सेट क्या करते हो? एक स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश करते हो कि भाई ये मेरा स्टैंडर्ड है, ये मुझे अचीव करना है, या मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि मुझे इतना अचीव करना है। फिर हम आते हैं एक्चुअल में, हम परफॉर्म करना शुरू करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो पाकिस्तान टीम के लिए अगर वर्ल्ड में कोई स्टैंडर्ड टीम है तो वो कौन है? तो वो सिर्फ A1 एंड ओनली कौन? इंडिया। क्यों भाई? क्योंकि उनके जितने भी क्रिकेटर हैं उनसे पूछो कि आप भाई क्या करना चाहते हो? सर मैं MS धोनी बनना चाहता हूँ। आप क्या करना चाहते हो? मैं विराट बनना चाहता हूँ। आप क्या बनना चाहते हो? मैं शमी बनना चाहता हूँ। यानी कि इन लोगों ने इंडियन क्रिकेटर को एक क्या बना के रखा है? स्टैंडर्ड। क्या मैं उनके तरह कभी कभी अभी जो नए टैलेंटर्स आ रहे हैं पाकिस्तान के, उनसे उनका अगर आप देखो इंटरव्यू, कभी नहीं बोलते कि मैं वकार बनना चाहता हूँ, मैं वसीम अकरम बनना चाहता हूँ, सईद अनवर। वो सीधा मैं तेंदुलकर बनना चाहता हूँ, मैं MS धोनी बनना चाहता हूँ, मैं तो उनके लिए स्टैंडर्ड कौन है? MS धोनी, विराट। और जब वो अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस करने आते हैं तब उनको पता चलता है यार मैं तो MS धोनी और विराट से बहुत दूर हूँ। तो जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड आप सेट करते हो और जब एक्चुअल में जब आप परफॉर्म करते हो तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है वेरियांस। अब वेरियांस के भी दो कैटेगरी है, एक है फेवरेबल और दूसरा है एडवर्स। वो जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे आपने सोचा कि मैं इस बार CMA में कॉस्ट में 90 लेकर आऊँगा, ये आपने स्टैंडर्ड सेट किया, लेकर कितना है? 70। तो वेरियांस कितने का है? 20। फेवरेबल है या एडवर्स है? अरे वो सर मेरे लिए तो 70 बहुत है, पास हो गया। अरे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपने सोचा कितना था? 90 लाए, कितना हो? 70। कितना कम लाए हो? 20। तो एडवर्स हो गया ना। अब 90 सोचा था, 92 लेकर आ जाते। अरे सर आपके मुंह में घी शक्कर, 92 लेकर आ जाते तब भाई तो जो एक्सेस टू मार्क्स आ रहा है वो आपके लिए क्या हो जाता? फेवरेबल हो जाता, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड से ऊपर परफॉर्म कर दिया है। तो ये जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है इसका यूज क्या है? बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का यूज सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज में है, किसमें? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग एलिमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट के 3 बेसिक एलिमेंट हैं, मतलब मैं उसके कॉस्ट के 3 एलिमेंट हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। और इन्हीं तीनों का हमें क्या चेक करना होता है? वेरिएंस। सर कैसे चेक करना होता है? कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ एप्लीकेशन है। पहले तो इनकी थ्योरी देख लेते हैं, क्या ये कहना चाह रहे हैं। आइए, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज डिफाइंड एज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट दैट इज कैलकुलेटेड एट द मैनेजमेंट स्टैंडर्ड ऑफ इफिशिएंट ऑपरेशन एंड रिलेवेंट नेसेसरी एक्सपेंडिचर। स्टैंडर्ड कॉस्ट और एस्टिमेटेड कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? एस्टिमेटेड कॉस्ट आर इंटेंडेड टू डिटरमाइन व्हाट कॉस्ट विल बी। एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या एस्टिमेट करते हैं कि क्या कॉस्ट होगी। स्टैंडर्ड कॉस्ट एम एट व्हाट कॉस्ट शुड बी। होगी और क्या होनी चाहिए, दोनों में फर्क है। एस्टिमेटेड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन एवरेज ऑफ पास्ट एक्चुअल फिगर adjusted for anticipated changes in future, anticipated waste, spoilage and inefficiency, all of which tend to increase cost, are included in estimated cost. Standard cost are planned cost determined on a scientific basis and they are based upon certain assumed condition of efficiency and other factor. In estimated costing system, stress is not so much on cost control but costs are used for other purpose such as fixation of price to be quoted in advance. Standard cost are serve as effective tool for cost control. अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि कुछ लोग सोच रहे हैं सर इस थ्योरी का क्या यूज़ है, जिनको समझना था वो तो समझ गए।
अब यहाँ पे आप समझिए, यहाँ पे कह रहा है एस्टिमेटेड कॉस्टिंग सिस्टम स्ट्रेस इज नॉट सो मच ऑन कॉस्ट कंट्रोल बट कॉस्ट आर यूज्ड फॉर अदर पर्पज सच एज फिक्सेशन ऑफ प्राइस। एस्टिमेटेड कॉस्टिंग का यूज किसमें? फिक्सेशन ऑफ प्राइस टू बी कोटेड इन एडवांस। स्टैंडर्ड कॉस्ट सर्व एज इफेक्टिव टूल फॉर कॉस्ट कंट्रोल। यानी कि ट्रू फॉल्स का क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट का यूज कॉस्ट कंट्रोल के लिए होता है? नो। क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट का यूज प्राइस फिक्सेशन के लिए होता है? यस। ट्रू फॉल्स का आपको मिल गया जवाब। क्लियर? अच्छा सर ये थ्योरी क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर। कहां पूछेगा? शॉर्ट नोट में पूछ सकता है। फिर उसके बाद क्या है भाई? टाइप्स ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कितने टाइप के होते हैं? तो यहां पे दिया हुआ आइडल स्टैंडर्ड। आइडल स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस अटेंडेबल व्हेन प्राइस फॉर मटेरियल लेबर आर मोस्ट फेवरेबल। नॉर्मल स्टैंडर्ड, बेसिक स्टैंडर्ड, करंट स्टैंडर्ड, ये तो टाइप ऑफ स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। फिर आइए नेक्स्ट, सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे सेट किया जाता है? वाइल सेटिंग प्रोडक्शन कॉस्ट स्टैंडर्ड द फॉलोइंग प्रिलिमिनरी शुड बी कंसीडर। पहला, study of the technical and operational aspect of the concern such as method of manufacture and the process involved, management of organization and line of assignment of responsibility, division of the organization into cost center, unit of measurement of input and output, anticipation of waste, rejection and losses, expected inefficiency and capacity likely to be utilized. Review the existing costing system and the cost record and form in यूज। रिव्यू करना है आपको एग्जिस्टिंग जो आपका कॉस्टिंग सिस्टम है, ठीक है, और आपके कॉस्ट रिकॉर्ड को। द टाइप ऑफ स्टैंडर्ड टू बी यूज्ड वेदर करंट, बेसिक, नॉर्मल। मैंने आपको इससे पहले बताया ना कि कितने टाइप के स्टैंडर्ड, तो आप कौन सा स्टैंडर्ड यूज करना चाह रहे हैं। प्रॉपर क्लासिफिकेशन ऑफ द अकाउंट सो दैट वेरिएंस में बी डिटरमाइन इन मैनर डिजायर्ड। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेटिंग स्टैंडर्ड। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप सेट करिए स्टैंडर्ड को सेट करने के लिए। अ डेफिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेरिएंस फ्रॉम स्टैंडर्ड इज अल्टीमेटली टू बी लेड ऑन इंडिविजुअल और डिपार्टमेंट। अभी यहां पे एक डिफरेंस दिया हुआ, डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल में क्या डिफरेंस है देख लीजिएगा आप लोग। अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस में। यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेरिएंसेस में कह रहा है दो टाइप के वेरिएंस होते हैं। एक तो होता है कंट्रोलेबल जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, दूसरा कौन सा वेरिएंस होता है? अनकंट्रोलेबल जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। एक होता है फेवरेबल और दूसरा कौन सा होता है? एडवर्स। तो हमें कौन सा पढ़ना है अभी फिलहाल? फेवरेबल और एडवर्स निकालना। ठीक है, अब फेवरेबल और एडवर्स, तो वेरिएंसेस को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना है? तो यहाँ पे मैंने कहा ना ग्रुप 1 में सिर्फ 2 है, अभी तो फिलहाल मैं 2 डिस्कस करने चल रहा हूँ। पहला क्या है? मटेरियल, और दूसरा कौन है? लेबर। तो मटेरियल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं कि मटेरियल में कौन कौन से वेरिएंसेस होते हैं। पहला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस होता है, दूसरा है मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्लियर, और तीसरा है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। ये 3 इंपॉर्टेंट वेरिएंस हैं। इसका वेरिफिकेशन कैसे हो सकता है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। क्लियर है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस। अब इसके मैं फॉर्मूला डिस्कस करूंगा आपसे। फिर उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस, सब यूजेस वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इन तीनों को जोड़ देंगे तो मटेरियल यूजेस वेरिएंस आना चाहिए। ये वेरिफिकेशन भी इसी तरह हो जाएगा। अच्छा, अगर मटेरियल का कॉस्ट वेरिएंस निकल रहा है तो लेबर का निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल। मटेरियल का अगर प्राइस वेरिएंस निकल रहा है तो लेबर का क्या निकलेगा? तो लेबर का निकलेगा लेबर रेट वेरिएंस। मटेरियल का अगर यूज किया जाता है तो लेबर का क्या यूज किया जाता है? इफिशियंसी, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। ठीक है, फिर उसके बाद अभी मैं बताऊंगा कि इन सारे वेरिएंसेस का क्या यूज है। लेबर, जैसे मटेरियल मिक्स वेरिएंस होता है वैसे कई सारे लेबर भी मिक्स होते हैं। लेबर मिक्स वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस क्या होता है अभी मैं आगे डिस्कस कर रहा हूं।
अब आइए सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का आप पहले फॉर्मूला देख लीजिए। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, या SC माइनस AC। AC मतलब क्या हो गया? एक्चुअल कॉस्ट, और SC मतलब क्या हो गया? स्टैंडर्ड कॉस्ट। क्लियर है? फिर आइए डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल एंड स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट ऑफ द मटेरियल अप्लाइड टू द एक्चुअल क्वांटिटी। जितना आपने एक्चुअल क्वांटिटी में प्रोडक्शन में लगाया है मटेरियल, उनके प्राइस में जो आपने स्टैंडर्ड प्राइस सोचा था और जो आपने एक्चुअल प्राइस एक्चुअल में जो लगा है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आता है उसको हम कंसिडर करते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस में। अब वेरिएंस कुछ भी आ सकता है, डिफरेंस कोई वेरिएंस बोलते हैं, वेरिएंस फेवरेबल भी आ सकता है और एडवर्स में भी आ सकता है। फॉर्मूला क्या है भाई इसका? मटेरियल प्राइस वेरिएंस इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। ठीक है, अब यहां पे इन्होंने दे रखा है कि कॉजेज ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, क्या क्या कारण है मटेरियल की प्राइस वेरिएंस में डिफरेंस आने के? पहला, चेंज इन बेसिक परचेज प्राइस ऑफ मटेरियल। लॉकडाउन जिस दिन अनाउंस हुआ है, PM ने जिस दिन लॉकडाउन अनाउंस किया था, मुझे याद है उस दिन मैं बाजार गया हैनीमैन के पास, तो वहां पे टमाटर बिक रहे थे 50 रुपए पर केजी। आज मैंने टमाटर खरीदा है 20 रुपए पर केजी। अगर मान के चलो कि मेरी सॉस बनाने की अगर फैक्ट्री है, तो मटेरियल के रेट में मैंने ये सोचा कि अगर मैंने 50 में ख़रीदा, मैंने ये सोचा कि लॉकडाउन के समय में टमाटर का रेट और बढ़ेगा। ठीक, मैंने एक स्टैंडर्ड सेट किया, लेकिन हुआ उसके उल्टा, रेट नहीं बढ़ा, कम हो गया, तो फेवरेबल हो गई ना मेरे लिए कंडीशन। अब चेंज इन क्वांटिटी, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ परचेज और अनइकोनॉमिकल साइज ऑफ परचेज ऑर्डर। सर ये नहीं समझना है, इसको समझने के लिए भैया एक चीज तो समझ लो, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मैंने पढ़ाया था। जब आप क्वांटिटी के परचेज को कम करेंगे तो कॉस्ट ज्यादा हो जाती है, ज्यादा करेंगे तो कॉस्ट परचेज प्राइस कम होती है, लेकिन हैंडलिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। याद करिए, मैंने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में आपको बताया था कि कैसे हम लोग सामंजस्य बैठाते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट में, कि जहां पे आपकी कॉस्टिंग कम आए। डिसीजन मेकिंग के कई क्वेश्चंस भी मैंने करवाए थे, याद है कुछ? तो उसके वजह से भी प्राइस में डिफरेंस आता है। रश ऑर्डर टू मीट शॉर्टेज ऑफ सप्लाई और परचेज इन लेस और मोर फेवरेबल मार्केट, फेलर टू टेक एडवांटेज ऑफ सीजन प्राइस और फेलर टू परचेज प्राइस व्हेन प्राइस इज चीपर। अभी तेल का रेट क्या है? कुछ लोग कह रहे हैं सर 0 है, कुछ लोग कह रहे हैं नील है, मतलब 0 से भी नीचे माइनस में चला गया सर। क्रूड ऑयल इस वक्त एक देश है जो एकदम से पगलाया हुआ है, जो कि क्रूड ऑयल बहुत बड़ी मात्रा में खरीद रहा है। कौन है? वही बीमारी फैलाने वाला देश। दूसरा जिसके यहाँ सबसे ज्यादा बीमारी फैली हुई है वो, इन दोनों, मुझे तो शक होता है इन दोनों, एक ने फैलाया है और एक ने जबरदस्ती जानबूझ के इसको बढ़ावा दिया है कि हाँ देखो बीमारी कैसी है, और पूरी मार्केट को शट डाउन करके बैठे हैं। इस वक्त चाइना क्या कर रहा है? चाइना इस वक्त बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट कर रहा है। अभी इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि जितने भी ऑफशोर, मतलब बाहर के जो भी इन्वेस्टमेंट होंगे, उसके ऊपर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगा सकती, लेकिन उन पर नज़र रखेगी, और जहाँ पे उनको लगा कि यहाँ पे कुछ मैटर गड़बड़ होने वाला है तो रिस्ट्रिक्शन लगा दी। जैसे HDFC बैंक में चाइना के फेडरल बैंक या कोई बैंक ने, बड़े बैंक ने, जैसे रिजर्व बैंक टाइप के किसी बैंक ने 1% की हिस्सेदारी ली है। आप सोच सकते हो HDFC, सर 1% की हिस्सेदारी, अरे भाई 1% की हिस्सेदारी मतलब उसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैसे डाल के देख रहा है। वो तो चाइना वाले हैं, वो HDFC को जब चाहे जब कैप्चर कर लें। उनकी पॉलिसी इतनी ज़्यादा खतरनाक होती है कॉरपोरेट की। अभी आप सोचो कि वुहान में सब कुछ बंद होने के बावजूद, इतना वहाँ पे लोगों के मरने के बावजूद, जिसका डेटा वो नहीं दे रहे हैं, उसके बावजूद जो है वहाँ पे प्रोडक्शन और सब कुछ स्टार्ट हो गया, नए पेशेंट भी आ रहे हैं। खैर,
इंटरनेशनल मार्केट है, छोड़ दो। मैं कभी कभी इंटरनेशनल बिजनेस में इसलिए चला जाता हूँ क्योंकि मेरा रिसर्च का टॉपिक जो है पीएचडी में वो इंटरनेशनल बिजनेस से ही रिलेटेड है, तो मैं थोड़ा सा उधर बहक जाता हूँ। ठीक है। फेलर टू ऑब्टेन और अवेलेबिलिटी ऑफ कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट और चेंज इन डिस्काउंट रेट, वीक परचेज ऑर्गेनाइजेशन, देख लीजिएगा, ये कहानियां हैं, 5-6 पॉइंट जो इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिया। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला बताया। अब आइए मटेरियल यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस क्या कहता है? द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल क्वांटिटी, जितना आप यूज कर रहे हो, एंड अमाउंट विच शुड हैव बीन यूज्ड, between actual quantity used and amount which should have been used, valued at standard price। अब इसका फॉर्मूला क्या है भाई? स्टैंडर्ड प्राइस को बाहर करो, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक। फिर उसके बाद मटेरियल यूजेस वेरिएंस के भाई क्या रीजन हो सकते हैं, क्यों मटेरियल यूजेस वेरिएंस? ये जितने भी पॉइंट है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा बिल्कुल मत। इसीलिए मैं आपके मॉड्यूल से ही पढ़ा रहा हूं, बाहर से कुछ नहीं, मैंने कोई मटेरियल वगैरह कंसीडर नहीं किया है। ठीक है। वेरिएशन इन यूजेस ऑफ मटेरियल ड्यू टू इनएफिशिएंट और केयरलेस यूज और इकोनॉमिक यूज ऑफ मटेरियल। जाहिर सी बात है यूजेस आपका बढ़ जाता है जब आप केयर मतलब ध्यान रख के अगर आप यूज नहीं करते। चेंज इन स्पेसिफिकेशन और डिजाइन ऑफ प्रोडक्ट, इनएफिशिएंट इनएडिक्वेट इंस्पेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ इंफीरियर मटेरियल और चेंज इन क्वालिटी ऑफ मटेरियल। फिर उसके बाद आप आ जाइए मटेरियल मिक्स वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस क्या है भाई? भाई आप एक बात बताइए, कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो जरूरी है कि वो सिंगल मटेरियल से बने? उसमें एक से ज्यादा मटेरियल यूज हो सकते हैं ना, तो 2-3 मटेरियल आप मिक्स कर रहे हो ना। वन ऑफ द रीजन फॉर मटेरियल यूजेस वेरिएंस इन द चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ द मटेरियल मिक्स, द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड एंड द स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन प्राइस्ड एट स्टैंडर्ड प्राइस। सर इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है RSQ माइनस AQ SP। सर ये RSQ क्या है? RSQ का फुल फॉर्म है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, कैसे निकलता है बाद में बताएंगे। फिर आ जाइए मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन achieved and the actual total quantity of material used multiplied by the standard weight average price per unit। standard cost, standard yield minus actual yield, ये है फॉर्मूला। ये मटेरियल के मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं। अब इनको जरा मैं एक जगह पे समराइज कर देता हूं तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए। ओके आइए, तो सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है भाई? 2 फार्मूले, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। दूसरा क्या है? SC माइनस AC। यहां पे मैं LCV लिख दे रहा हूं बस आपके समझने के लिए। फिर क्या है भाई? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी। यहां पे मैं क्या लिख दे रहा हूं? लेबर रेट वेरिएंस। फिर मटेरियल यूजेस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं लेबर इफिशियंसी वेरिएंस। क्यों? अभी मैं बताता हूं। फिर उसके बाद भाई मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसका फॉर्मूला SP मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, RSQ माइनस AQ। मटेरियल
लेबर मिक्स वेरिएंस। फिर उसके बाद आप आइए मटेरियल यील्ड वेरिएंस, SC SY माइनस AY। SY मतलब स्टैंडर्ड यील्ड, AY मतलब एक्चुअल यील्ड, SC मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहां आप ले लीजिए लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। आइडल टाइम, सर ये आइडल टाइम क्या है अभी डिस्कस करते हैं। सर आपने मटेरियल के नीचे लेबर का फॉर्मूला क्यों लिख दिया? सेम यही फॉर्मूला है बेटा, बस SQ की जगह पे SH कर दो, SP की जगह पे SR कर दो। सर ऐसा क्यों भाई? SQ क्वांटिटी यूज होता है मटेरियल के लिए, तो लेबर के लिए क्या यूज होगा? आवर या टाइम। प्राइस यूज होता है मटेरियल के लिए, तो लेबर के लिए क्या यूज होगा? रेट। अब आ जाइए, आप फार्मूला खुद से बना लेंगे। ठीक है, ओके। अब जैसे हमने सारे वेरिएंस की डिटेल बताई, थोड़ा सा आप कहेंगे कि सर हमें लेबर का भी बताइए। बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। चलिए आइए देखिए लेबर का। सर इसकी भी थोड़ी सी डिटेलिंग कर दीजिए लेबर की। तो भाई लेबर का भी वही है, सॉरी, labor cost variance also termed as direct wages variance in the difference between the actual direct wages incurred and the standard direct wages। लेबर रेट वेरिएंस, लेबर के रेट के बीच में डिफरेंस। क्या रीजन हो सकते हैं? चेंज इन बेसिक वेज स्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर ऑफ ग्रेड, पेमेंट ऑफ गारंटीड वेजेस टू वर्कर, यूज ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ पेमेंट, वही सब है। अब जो बताने वाला है वो सुनो आप, आइडल टाइम वेरिएंस। ये आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम उस टाइम को कहते हैं जिसके लिए वेज तो मिलता है लेकिन प्रोडक्शन नहीं होता। एग्जाम्पल के तौर पे कॉलेज में हम लोगों का कैंटीन में जाने वाला टाइम, लंच करने वाला टाइम, कॉलेज हमें 8 घंटे के लिए मान के चलो अगर अपॉइंट करता है पर डे, लेकिन उस 8 घंटे में लगभग आधे घंटे या 40 मिनट तो हमारा ये चला जाता है ना अनप्रोडक्टिव टाइम। ये जो अनप्रोडक्टिव टाइम होता है ये आइडल टाइम होता है, और ये हमेशा एडवर्स ही आएगा क्योंकि आपके लिए नुकसानदायक ही तो होगा। क्लियर है? ओके। अब आइए क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर सबसे पहला उठाइए। क्या कह रहा है? प्रोडक्ट ए रिक्वायर 10 kg ऑफ मटेरियल एट अ रेट ऑफ 4 per kg। द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ए कम्स टू 12 kg ऑफ मटेरियल एट द रेट ऑफ 4.50 per kg। क्या ये बताने लायक है? भाई देखिए 4 चीजें ढूंढिए, SQ, AQ, SP, AP, इन चारों की वैल्यू रख दीजिए, काम खत्म। फार्मूला आपको मैंने बता दिया, फार्मूले में वैल्यू पुट करिए, आपका आ जाएगा। चलिए दिखाता हूं मैं कैसे। प्रोडक्ट ए रिक्वायर्ड 10 kg ऑफ मटेरियल एट अ रेट ऑफ ₹4 per kg। रिक्वायर्ड मतलब लगता है 10 kg 4 per kg के हिसाब से। एक्चुअल में कितना लगा? 12, 4.50 के हिसाब से। चलिए मैं करा देता हूं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस फॉर्मूला है SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। SQ 10, SP 4 रुपये, AQ 12, AP 4.50। मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे आया 40 रुपये और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 12 मल्टीप्लाइड बाई 4.5, 54।
यानी कि आपने सोचा था कितना लगेगा 40, लगा कितना 54, फायदा है नुकसान? जाहिर सी बात है ज़्यादा लग गया ना भाई, 14 रुपए, क्या आ गया एडवर्स। प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है भाई 12 यूनिट, प्राइस कितना सोचा था आपने 4 रुपए, लगा कितना 4.5 रुपए, ज़्यादा या कम? ज़्यादा, कितना आया 6 रुपए एडवर्स। फिर मटेरियल यूजेस वेरिएंस, फॉर्मूला क्या है यूजेस का? स्टैंडर्ड प्राइस स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 4 रुपए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना 10 यूनिट, एक्चुअल क्वांटिटी कितना 12, कितना आ गया 8। 10 सोचा था, लगा कितना 12, ज़्यादा या कम? ज़्यादा, कितना ज़्यादा 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना आ जाएगा 8, एडवर्स आया ना। अब आंसर को वेरीफाई कर लो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस बराबर मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूजेस। अब आप क्वेश्चन में देखो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया है 14 एडवर्स, मटेरियल प्राइस वेरिएंस अभी आप कितना लेकर आए हो 6 एडवर्स, और मटेरियल यूजेस वेरिएंस कितना 8 एडवर्स, जोड़ डालो 14 क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए भाई, यहाँ पे अच्छा खासा क्वेश्चन है, देख लीजिए। इन्होंने कैसे सॉल्व किया है उससे मतलब नहीं है, बस आप ध्यान दीजिएगा कि हमें करना कैसे, दैट्स इट। द स्टैंडर्ड क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए आर गिवन बिलो। 2 kg लगता है एक्स को, और वाई को कितना लगता है 4 kg, स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है। एक काम करता हूँ, रुको 1 मिनट, मैं इसको उड़ा देता हूँ पहले, ये गया, फिर मैं इसको भी उड़ा देता हूँ, ये गया, ये गया, फिर इसको भी गायब कर देता हूँ। आप लोग तब तक क्वेश्चन देखते रहो, मेरा गायब करना मत देखो, मैं पावर पॉइंट सिखाने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे। नहीं, आप में से ज़्यादातर यही सोच रहे हो सर तो पावर पॉइंट सिखा रहे हो, वाह। चलिए आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लीजिए। अरे सर आप तो इससे पीछे ही नहीं भगा रहे हम लोगों को। यहाँ पे मटेरियल कौन कौन सा भैया, एक्स और वाई, एक इनका स्टैंडर्ड का डेटा बना लीजिए और एक एक्चुअल का। यहाँ लिख दीजिए क्यू फॉर क्वांटिटी, पी फॉर प्राइस एंड सी फॉर कॉस्ट, QPC फुल फॉर्म लिखना भैया, मेरे चक्कर मत पाना। क्वांटिटी अभी तो एक्चुअल की बात कर रहे हैं, 1100 1800, टोटल कॉस्ट 3410 3960। आप प्राइस निकाल सकते हो ना, 3960 डिवाइड बाई 1800, 2 रुपये 20 पैसे, और 3410 डिवाइड बाई 1100, 3 रुपये 10 पैसे। अब यहाँ पे आ जाओ, तो क्वेश्चन में देखो स्टैंडर्ड डेटा दिया ना, द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड ऑफ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए, तो प्राइस दिया हुआ है कितना 3 रुपये और 2 रुपये। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है मटेरियल एक्स लगता है कितना 2 kg लगता है एक यूनिट बनाने में, एक प्रोडक्ट बनाने में 2 kg लगता है, स्टैंडर्ड बोल रहा है, और मटेरियल वाई लगता है 4 kg एक यूनिट बनाने में। आप यहाँ क्वेश्चन में देखिए नीचे कितनी यूनिट बन रही है 500, तो यहाँ आप निकाल लीजिए 500 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो कितना यूनिट हो जाएगा, कितना क्वांटिटी लग रहा है भैया 2000 kg। 500 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना लग रहा है 1000 kg।
मल्टीप्लाई करिए, कॉस्ट आ जाएगी 3000, 4000, टोटल कर लीजिए कितना आ गया ये 7000, यहाँ पे कितना आ गया 0737। क्वांटिटी में भी देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है ना, 0029 2900 3000, उसको छोड़िए, सबसे पहला निकाल लीजिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। फार्मूला क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना है भाई 7000, एक्चुअल कॉस्ट कितना 7370, कितना ज़्यादा लग गया 370, एडवर्स, बात ही खत्म। आपको वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर याद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, 370 एडवर्स। अब आइए नेक्स्ट, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, यही फॉर्मूला है ना। अब इनको हटाओ, अब यहां पे आओ, जो हमें सॉल्व करना है। कितने मटेरियल हैं, 2, एक्स और वाई। एक्स का एक्चुअल क्वांटिटी 1100, वाई का एक्चुअल क्वांटिटी 1800, एक्स की स्टैंडर्ड प्राइस 3 रुपये, वाई की स्टैंडर्ड प्राइस 3 रुपये 10 पैसे, सॉरी एक्चुअल प्राइस 3 रुपये 10 पैसे एक्स की। फिर आ जाइए वाई पे, तो वाई का स्टैंडर्ड प्राइस 2 रुपये और वाई का एक्चुअल प्राइस 2 रुपये 20 पैसे। आपको एक नज़र में देख के नहीं लग रहा है कि कुछ एडवर्स है, 3 रुपये स्टैंडर्ड 10 पैसे ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 110 रुपये एडवर्स, ठीक। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 360 रुपये एडवर्स, एडवर्स एडवर्स मिल गए तो 470 एडवर्स। हाँ भाई, क्लियर है। अब आइए नेक्स्ट, मटेरियल यूजेस वेरिएंस। फॉर्मूला क्या है इसका, स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। एक्स का वाई का 3 रुपये स्टैंडर्ड प्राइस है, वाई का 2 रुपये, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1000 यूनिट, वाई का 2000 यूनिट, एक्चुअल क्वांटिटी 1100 1800। आपने सोचा कितना था 1000 लगेगा, लगा कितना 1100, ज़्यादा लग गया ना, कितना ज़्यादा लग गया 3 रुपये से, जितना डिफरेंस आ रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर, तो 300 रुपये एडवर्स में आ गया। फिर आपने कितना सोचा था 2000, लगा कितना 1800, कितना ज़्यादा लग गया 200, 200 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी आपने सोचा था 2000, लगा कितना 1800, कम लगा ना, मटेरियल कम लगा ना आपका, फायदा है नुकसान, फायदा कितनी यूनिट का फायदा 200। अब उस 200 को 2 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 400 रुपये, क्या भाई फेवरेबल। अब जरा टोटल करो तो 100 फेवरेबल, वेरीफाई कर लो, मटेरियल कॉस्ट इक्वल टू मटेरियल प्राइस प्लस मटेरियल यूजेस। मटेरियल प्राइस कितना लाए हो, सॉरी मटेरियल प्राइस कितना लाए थे 470 एडवर्स, और मटेरियल यूजेस कितना लाए हो 100 फेवरेबल। तो भाई एक माइनस में एक पॉजिटिव में, जब इसको आप एडजस्ट करेंगे, वो गणित वाला रूल मत लगाना, नहीं तो पूरा मैथ वाला रूल लगाओ, प्लस माइनस सर ये वो, एडवर्स और फेवरेबल, जब इनको आप जोड़ेंगे तो ये 100 फेवरेबल तो चला जाएगा ना, तो बचेगा कितना 370 एडवर्स। और आप चेक कर लो कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आप कितना लेकर आए थे, देख लो भाई, क्लियर, पक्का, आगे बढ़ो। मटेरियल कॉस्ट हो गया, मटेरियल यूजेस हो गया। अब क्या है सर, इन्होंने कहा था मटेरियल वेरिएंसेस निकाल दो, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, फॉर्मूला एसपी स्टैंडर्ड प्राइस RSQ माइनस
ए क्यू एक्स का, वाई का, स्टैंडर्ड प्राइस एक्स का 3 रुपये, वाई का 2 रुपये, आर एस क्यू नहीं बताया सर निकालना आपने, बहुत बुरे आदमी हैं आप। ओके, ए क्यू तो बताया ना भाई, वो तो नोट करो 1100 सर एक्स का, वाई का 1800 सर, गुड सर। आर एस क्यू का भी बता दीजिए, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, फॉर्मूला है स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल स्टैंडर्ड मिक्स मल्टीप्लाइड बाई टोटल एक्चुअल मिक्स। स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्स का और वाई का दोनों का आर एस क्यू निकालने चल रहा हूं मैं। तो एक्स का देखो, एक्स की स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 1000, टोटल स्टैंडर्ड मिक्स कितना है 3000 और टोटल एक्चुअल मिक्स कितना है 2900। वाई का कितना है भाई 2000, 3000, सॉल्व कर लो। $967 1933 रख लो, 967 1933 सॉल्व करो भाई। 1967 सोचा था, 1100 एक्चुअल क्वांटिटी लग गई, 1967 माइनस 1100 कितना आया -133 मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दो 399 एडवर्स। -1933 माइनस 1800 267 फेवरेबल। अब इसको आपस में एडजस्ट कर लो, तो 399 माइनस 267 132 या 133 जो भी है एडवर्स आएगा, क्योंकि एडवर्स वाला ज़्यादा है। चेक कर लेता हूँ मैं एक बार, कहाँ है जी, एग्जैक्टली 133 क्लियर है। ओके यील्ड की कोई बात नहीं है यहाँ पे, नेक्स्ट मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस या मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। हाँ भाई, तो इनका ये फॉर्मूला है x और y, x का SP 3, y का SP 2, 1000 2000 1933 967 मल्टीप्लाइड बाई 3 99, ठीक है। 2000 माइनस 1933 2 134 233। देखिए आंसर चेक करिए, क्लियर है। ओह सॉरी, मैंने ये नहीं बताया कि क्या आ रहा है, एक मिनट। ये देखिए, आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना सोचा था 1000, जब आपने उसको रिवाइज किया तो कितना आया 967, कम लग रहा है ना, तो फायदा हो रहा है आपको, फेवरेबल है। सेम यहाँ पे भी सोचा 2000 था, रिवाइज किया तो 1933 रिवाइज किया तो 1933, तो यहाँ पे भी आपको फायदा है, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट पे मैच कराया, फेवरेबल। तो दोनों को जोड़ दीजिए, क्या हो गया आपका फेवरेबल,
सर इसको भी तो आपने चेक करने का बताया था, मटेरियल मिक्स प्लस मटेरियल रिवाइज्ड यूजेस वेरिएंस, तो 233 फेवरेबल और मटेरियल मिक्स कितना आया है 132 एडवर्स। मैं बता देता हूँ, सॉरी 132 एडवर्स, ये लगभग 133 आया है, मैंने 132 लिख दिया था। ये इक्वल टू होता है मटेरियल यूजेस वेरिएंस के, जरा आप चेक करिए 133 माइनस 233 तो 100 फेवरेबल आ गया है। चेक कर लीजिए क्या मटेरियल यूजेस वेरिएंस आपका 100 आया है फेवरेबल? जी एग्जैक्टली। क्लियर है ये क्वेश्चन? मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए हैं, आगे आप कोई भी क्वेश्चन मत टच करिएगा, सिर्फ इसको आप बैठ के रिवाइज करिएगा, कल मैं आपको आगे के क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है? हाँ, फिर वो ग्रुप 2 वाले आ गए, उनकी भी बात सुन लूँ, उनको भी मैं बता दूं भैया यही क्वेश्चन पढ़ना है, आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है, ठीक है? ग्रुप 1 को ओवरहेड नहीं पढ़ना है, ग्रुप 2 को ओवरहेड पढ़ना है। पहले मटेरियल पढ़ाऊंगा, फिर लेबर पढ़ाऊंगा और फिर उसके बाद ओवरहेड। ओके, चलिए, थैंक यू क्लास।